नमस्कार दोस्तों, एसबीएस ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। और मैं जय सर और आप देख रहे हैं नो ड्रामा नो फेंक ओनली स्टडी चैनल दोस्तों। और अपन पढ़ रहे थे साइंस, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज अपन पढ़ने वाले हैं पौधों के प्रकार एवं भाग। उससे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि अभी तक आपने जो जनरल साइंस के है वो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वह पौधों के प्रकार एवं भाग कौन सा है, पौधों के प्रकार एवं भाग यानी टाइप्स एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर ये देखने वाले कि पौधों के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, भाग हो सकते हैं, उसके यानी पार्ट्स वगैरह हमारी जो बॉडी में पार्ट्स होते हैं यानी अंग होते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो उसी प्रकार अपन पौधे के भाग के बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस या गाँव में या जो भी विद्यालय के आसपास अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कुछ का आकार छोटा होता है, कुछ का आकार बड़ा होता है, कुछ घास के समान पाए जाते हैं, तो कुछ मध्यम आकार के पौधे होते हैं, कुछ झाड़ीनुमा प्रकार के होते हैं, कुछ कांटे युक्त होते हैं, कुछ कांटे रहित होते हैं, कुछ फूल वाले पौधे होते हैं, कुछ फल लगे वाले पौधे होते हैं। यानी आपके पास में अनेक प्रकार के आसपास में अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। उन्हीं प्रकारों को अपन इस पार्ट में आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं आज का अपन उससे पहले अपन 3 मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है। तो आज के 3 प्रश्न यहाँ पर ये देखने हैं कि सबसे छोटा पुष्पीय पौधा कौन सा है दोस्तों। सबसे छोटा पुष्पीय पौधा कौन सा है? तो सबसे छोटा पुष्पीय, ध्यान रखिए, सबसे छोटा पुष्पीय पौधा कौन सा है? वुलोपिया। क्या नाम है उसका? वुलोपिया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, क्या नाम है? वुलोपिया। और अगर मोटाई में अगर बात करें तो मोटाई में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है दोस्तों? जर्मन शेरमन। क्या नाम है उसका? जर्मन शेरमन। और उसका जो वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है वो क्या है? सिकोया डेंड्रोन गैंगेंटियम है। क्या नाम है? सिकोया डेंड्रोन गैंगेंटियम नाम है। और अगर बात करें अपन लंबाई में सबसे लंबा पेड़ कौन सा है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? लंबाई में सबसे लंबा पेड़ कौन सा है? सफेदा। कौन सा है? सफेदा। और जिसका वैज्ञानिक क्या नाम है? यूकेलिप्टिस। क्या नाम है? यूकेलिप्टिस। तो ध्यान रखिए 3 प्रकार के अपन क्वेश्चन किए थे यहाँ पर। सबसे छोटा पुष्पीय कौन सा है? वुलोपिया है। और सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? जर्मन शेरमन मोटाई में, ठीक है। और लंबाई में सबसे लंबा पेड़ कौन सा है? सफेदा यानी ल्यूकेलिप्टिस। अब अपन चलते हैं पौधों के प्रकार पर। अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, उसके वातावरण के आधार पर या उससे पाए जाने वाले स्थान के आधार पर पौधों को अपन वर्गीकृत करते हैं दोस्तों। तो अपन चलते हैं अगले पौधों के प्रकार। तो सबसे पहला है अपन पौधों के प्रकार आकार के आधार पर। भाई कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ 1 मीटर से कम होते हैं, कुछ लगभग 6 मीटर के होते हैं। ऐसे मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो छायादार होते हैं, यानी अलग अलग हमारे वातावरण में पौधे पाए जाते हैं। तो सबसे पहला प्रकार आपके सामने है आकार के आधार पर प्रकार। तो पौधों के प्रकार सबसे पहला कौन सा है? अपन पढ़ेंगे पौधों के प्रकार आकार के आधार पर। यानी आकार के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग कौन सा? आपके शाक। कौन सा है? शाक। कौन सा है दोस्तों? शाक। शाक कम ऊंचाई के पौधे होते हैं, यानी इसकी ऊंचाई बिल्कुल भी कम होती है, यानी 1 मीटर से कम होती है इसकी ऊंचाई दोस्तों। तो इन पौधों की ऊंचाई बहुत कम होती है। इनके तने का रंग भी हरा होता है दोस्तों। और कम ऊंचाई के पौधे अत्यंत कोमल होते हैं। अब तो ध्यान रखें दोस्तों, इसके तने का जो शाक प्रकार के पौधे हैं वो इसके तने का रंग कैसा होता है दोस्तों? ध्यान रखिए, तने का रंग हरा होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। कैसा होता है? हरा। यानी उसके जो शाक के पौधे पाए जाते हैं उसके तने का रंग भी हरा होता है, यानी पत्तियों के समान भी उसमें पर्णहरित पाया जाता है दोस्तों। और ये कम ऊंचाई के पौधे अत्यंत कोमल होते हैं, यानी तो उसका तना बहुत ही कोमल होता है और इन्हें आसानी के साथ मोड़ा जा सकता है दोस्तों। और आपने देखा होगा, मान लो गेहूं का पौधा देखा है तो उसका तना है जो बहुत ही किस कलर का होता है? हरे कलर का होता है। चावल है, तुलसी है, हल्दी है, मिर्च है, टमाटर है आदि। इस प्रकार के पौधे जो भी पौधे हैं ये इसके तने का रंग कैसा होता है? हमेशा हरा होता है और इसकी ऊंचाई भी कम होती है। और तुलसी और हल्दी तो हमें तुलसी है, हल्दी है, ये औषधियों में भी काम आने वाले पौधे होते हैं। चलते हैं दूसरे प्रकार के आकार के आधार पर। दूसरा प्रकार है आपके सामने सूप या झाड़ी। कौन सा है? सूप या झाड़ी। दूसरा प्रकार किसके आधार पर है ये दोस्तों? सूप या झाड़ी। सूप या झाड़ी यह है आकार के आधार पर दूसरा प्रकार। तो सूप छोटे व मध्यम आकार के काष्ठीय पौधे होते हैं, यानी ये भी पौधे छोटे होते हैं। यानी झाड़ीनुमा जो पौधे पाए जाते हैं वो कौन से पौधे होते हैं? सूप या झाड़ी वाले पौधे, जिनकी ऊंचाई लगभग 6 मीटर से कम होती है दोस्तों। जो शाक अपन पढ़ रहे थे उसकी ऊंचाई थी लगभग 1 मीटर से कम और इसकी ऊंचाई लगभग 6 मीटर से भी कम होती है।
इनके तने का रंग सामान्यतः भूरा होता है। कैसा होता है दोस्तों? सामान्यतः भूरा होता है। जबकि अपन साग में कैसा पढ़ा था? हरा। उसके तने का रंग कैसा होता है? हरा। और जबकि झाड़ी का रंग कैसा होता है? भूरा। इसमें मुख्य तने के निचले भाग से कई शाखाएं इसमें मुख्य तने से निचले भाग से कई शाखाएं निकलती है। इनका तना प्राय कठोर होता है, यानी जो इसका तना होता है वो बहुत सामान्यतः क्या होता है? कठोर होता है। जैसे मेहंदी का पेड़ आपने देखा है, गुलाब का देखा है, बेर का देखा है, केर का देखा है आदि। तो केर के पौधे क्या होते हैं? छोटे होते हैं। या बेर का ले लो या मेहंदी का ले लो, मेहंदी का पौधा वो एक झाड़ीनुमा होता है और उसके जो मुख्य तना होता है उसके निचले सिरे से कुछ अन्य शाखाएं निकलती है दोस्तों। यह दूसरा प्रकार। अब अपन देखते हैं तो उसके उदाहरण ध्यान रखना दोस्तों। उदाहरण कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछते हैं कि ये निम्न में से बताइए कौन सा पौधा साग का पौधा है या झाड़ी का पौधा है या वृक्ष का पौधा। चलते हैं अपन आकार के आधार पर तीसरे प्रकार पर। तो आपके आकार के आधार पर तीसरा प्रकार कौन सा है? वृक्ष या ट्री। कौन सा है? वृक्ष या ट्री। तीसरा प्रकार ये आकार के आधार पर आपका ये तीसरा प्रकार। कुछ पौधे बहुत लंबे एवं कठोर तने वाले एवं छाल युक्त होते हैं। यानी कुछ पौधे ऐसे हमारे वातावरण में ऐसे पौधे पाए जाते हैं बहुत लंबे होते हैं और उसके छाल युक्त होते हैं, वे पौधे के कहलाते हैं? वृक्ष कहलाते हैं। यानी उनको आकार के आधार पर कौन सी श्रेणी में रखते हैं अपन? वृक्ष में रखते हैं। इनके तने से कहीं शाखाएं ऊपरी हिस्सों से निकलती है। यानी जो वृक्ष होते हैं उसकी जो शाखाएं निकलती हैं वृक्ष के उसके तने के ऊपरी सिरे से निकलती है, यानी ऊपर वाले भाग से शाखाएं निकलती है। जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, बरगद, पीपल आदि। ये सब किसके उदाहरण है? वृक्ष। और ये क्या है? छाया भी देते हैं, यानी छायादार होते हैं। अब अपन अगले प्रकार पर करेंगे बात कि पौधों का वर्गीकरण किसके आधार पर करेंगे? अपन आयु के आधार पर। तो दोस्तों आयु के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार से करते हैं कि आयु के आधार पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 4 महीने के लिए जीवित रहते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो पूरे 1 साल तक जीवित रहते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो 1.5 साल तक, 2 साल तक, या कुछ ऐसे पौधे जो बहुवर्षीय। तो उसके आयु के आधार पर यानी उसके जीवन के आधार पर अपन 3 वर्गों में बांटा गया। तो सबसे पहला प्रकार आपका कौन सा है? 1 वर्षीय पौधे। कौन से पौधे? 1 वर्षीय पौधे जिनका जीवन काल 1 वर्ष का होता है। यानी सामान्यतः उसका जीवन काल 1 वर्ष का होता है अथवा 1 ऋतु का होता है। क्या होता है? 1 ऋतु का होता है। 1 ऋतु का मतलब 4 महीने की 1 ऋतु होती है, 4 या जो भी ऋतु होती है उसके हिसाब से अगर उसका जीवन 1 ऋतु का होता है तो वो पौधा भी 1 वर्षीय श्रेणी में आएगा। ठीक है। जैसे खरीफ की फसल में वाला बाजरा है तो वो बाजरा किसका उदाहरण आएगा? 1 वर्षीय पौधा कहलाएगा, क्योंकि वो पूरे 1 साल तो जीता नहीं है, उसका जीवन 1 साल का नहीं है, लेकिन उसका जीवन काल 1 ऋतु का है। तो उस 1 ऋतु का होने के कारण उस पौधे को अपन कौन सी श्रेणी में रखते हैं? 1 वर्षीय पौधे की श्रेणी में रखते हैं। तो उन्हें 1 वर्षीय पौधे कहते हैं। यानी जिनका 1 वर्ष का हो अथवा 1 ऋतु का होता है वे पौधे 1 वर्षीय पौधे होते हैं। जैसे मक्का है, जवार है, बाजरा है, सरसों है आदि। ठीक है। तो ध्यान रखने 1 वर्षीय पौधे कौन कौन से, यानी जो 1 ऋतु में जीवित होता है वो भी 1 वर्षीय पौधा कहलाएगा। अपन चलते हैं द्विवर्षीय पौधे पर। तो द्विवर्षीय पौधे तो दूसरा प्रकार है आयु के आधार पर कौन सा? आपका द्विवर्षीय पौधे। वह पौधे जिनका जीवन काल सामान्यतः 2 वर्ष का होता है या 2 ऋतु का होता है वे पौधे क्या कहलाएंगे? आपके द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं। तो द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं जैसे प्याज है, पत्ता गोभी है, गाजर है आदि है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, प्याज द्विवर्षीय पौधों की श्रेणी में आता है, पत्ता गोभी भी द्विवर्षीय पौधे की श्रेणी में आता है, गाजर भी द्विवर्षीय पौधे की श्रेणी में आते हैं। प्याज क्योंकि प्याज 2 ऋतु में कंप्लीट होता है दोस्तों। पहले उसको बीज लगा के उसकी यानी पौध तैयार की जाती है, उसके बाद उसको खेत में रोपा जाता है। तो इस प्रकार ये प्याज की जो फसल है वो क्या है? द्विवर्षीय पौधे में किस श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार पत्ता गोभी की पहले पौध की तैयार की जाती है, उसके बाद उसे रोपित किया जाता है। तो ध्यान रखें प्याज और पत्ता गोभी और गाजर भी द्विवर्षीय श्रेणी में आते हैं। अब अपन तीसरे प्रकार आयु के आधार पर कौन सा पौधा है? बहुवर्षीय पौधे। तीसरा कौन सा है? बहुवर्षीय पौधे। बहुवर्षीय पौधे आयु के आधार पर आपका तीसरे प्रकार है पौधों। वह पौधे जो 2 वर्षों से अधिक जीवित रहते हैं जिनके काष्ठ का निर्माण होता है। यानी जो पौधे 2 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहते हैं उसमें किसका निर्माण होता है दोस्तों? काष्ठ का निर्माण होता है। ये पौधे सामान्यतः ग्रीष्म व बसंत ऋतु में पुष्पित होते हैं। यानी जो इसका पुष्पन अवस्था है वो कौन सी है? बसंत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु में इसमें पुष्प आते हैं यानी फूल
आते हैं। बहुवर्षीय पौधों में सामान्यतः बड़े एवं छायादार वृक्ष है, यानी सामान्य सी बात है, जो बहुवर्षीय पौधे हैं वो छायादार होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। और इसके उदाहरण आपके सामने नीम, चीड़, बरगद आदि या पीपल का पेड़ जो भी। अब तीसरे प्रकार अपन करते हैं उसके आरोहण के आधार पर पौधों के प्रकार। तो ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरोहण के आधार पर पौधे का प्रकार नहीं है, या आरोहण के आधार पर आरोही पौधे हैं या वलरी पौधे हैं। कई बार क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो सबसे पहला आपका प्रकार है आरोही के आधार पर। कौन सा प्रकार है? आरोहण के आधार पर सबसे पहला है आरोही पौधे है क्लाइंबर ट्री। तो आरोही पौधे कौन से होंगे? आरोही वे पौधे होते हैं जिनमें पौधे को ऊपर चढ़ने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है, यानी एकदम वो एक अपने तने पर खड़े नहीं हो सकते, उसे किसी दूसरे पेड़ की या किसी दूसरे दीवार या किसी अन्य की आवश्यकता होती है। वे पौधे क्या कहलाते हैं? आरोही कहलाते हैं। तो आरोही यानी दूसरे के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, वो पौधे क्या कहलाएंगे? आरोही कहलाते हैं। कुछ पौधे में धागेनुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? धागेनुमा संरचना पाई जाती है। तो धागेनुमा संरचना आपने कई बार बेल के देखा होगा, कुछ विशेष प्रकार इसे अपने नाम क्या देते हैं? उस संरचना को क्या कहते हैं? परतान कहते हैं। और इन्हीं परतान की सहायता से जो पेड़ है उसको पकड़ बनाते हैं और धीरे धीरे दूसरे के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। और परतान, ध्यान रखें दोस्तों, ये परतान आपका पर्णवृंत या पत्ती या तने का एक रूपांतरित स्वरूप है। किसका स्वरूप है? पर्णवृंत, पत्ती या तने का एक रूपांतरित स्वरूप है। तो ध्यान रखें, किसका परतान रूपांतरित रूप है? पत्ते या तने का। उसके उदाहरण आपको नीचे दे रखे, यहाँ पर मटर, ककड़ी, तुरही, यहाँ पर सही नहीं दिख रहा, आगे आपको सही दिखा देता हूँ। यानी जो आरोही पौधे के उदाहरण कौन कौन से? आपने देखा होगी मटर किसी दूसरे पेड़ या किसी अन्य बेल उसकी सहायता से, केदड़ी या वृक्ष की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। इसी प्रकार ककड़ी भी ऊपर सारे के सारे चढ़ते हैं। करेला है, तुरई है आदि, ये किस प्रकार के पौधे हैं दोस्तों? आरोही पौधे। तो ध्यान रखिए उदाहरण, अगर आपने इसको मैटर को यानी थ्योरी को आपने समझ लिया है तो आपको किसी भी प्रकार का अगर उदाहरण आपके कंपटीशन एग्जाम के अगर आपके सामने रखते तो आप जरूर इस प्रश्न को आप आसानी के साथ कर पाओगे। तो दूसरा है आरोहण के आधार पर दूसरे प्रकार पर चलते हैं। आरोहण के आधार पर दूसरा प्रकार है आपका वलरी पौधे। क्या कहलाएंगे? वलरी, क्रीपर पौधे। कौन से कहलाएंगे? वलरी पौधे। दूसरा प्रकार है किसके आधार पर है? यह वलरी पौधे आरोहण के आधार पर। ऐसे पौधे जिनका तना अत्यंत कोमल होता है, ये सीधे खड़े नहीं रह सकते, यानी ये सीधे खड़े नहीं रह सकते, सिर्फ जमीन पर ही फैलते हैं। ऐसे पौधे को अपन क्या कहते हैं? वलरी पौधे कहते हैं। जमीन पर ही रेंग क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं, यानी धीरे धीरे अपने घेरेनुमा फैल जाते हैं चारों ओर। वो इस प्रकार के पौधे को अपन क्या कहते हैं? वलरी पौधे कहते हैं। यानी किसी के सहारे के सहायता से ये ऊपर नहीं चढ़ते, सिर्फ और सिर्फ जमीन पर रेंग कर क्षैतिज अवस्था में वृद्धि कर जाते हैं, फैल जाते हैं। इस प्रकार के पौधों को अपन क्या कहते हैं? वलरी पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? वलरी पौधे। और ये काफ़ी जगह घेरते हैं। भाई जगह के घेरेंगे, जमीन पर फैलेंगे तो काफ़ी जगह घेरते हैं। तो आरोही पौधों के अपन उदाहरण की बात करें तो इनमें आरोही पौधों के समान परतान नहीं पाए जाते हैं। परतान नहीं पाए जाते, इसी कारण से ये क्या है? ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं दूसरे के सहारे। तो इसके उदाहरण की अगर बात करें तो इसका उदाहरण आपके तरबूज है, कद्दू है, खरबूजा है आदि के जो पौधे होते हैं वो जमीन पर ही क्या होते हैं? फैलते हैं दोस्तों। अब अपन चलते हैं पौधों के आवास के आधार पर उसका वर्गीकरण। किसके आधार पर? पौधों के आवास के आधार पर उसका वर्गीकरण, यानी कौन से आवास में वो पौधे पाए जा रहे हैं उसके आधार पर पौधों का वर्गीकरण। तो पहला प्रकार आपके सामने है जलीय पौधे। ऐसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं, सामान्य सी बात है, वो जलीय पौधे कहलाते हैं। तो जल में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं दोस्तों जलीय पौधे। क्या कहलाते हैं? जलीय पौधे। ये आप सबको पता है कि जलीय पौधे, अगर आपसे उदाहरण पूछ लेना कि ये निम्न में से जलीय पौधे हैं, तब वहाँ पर आपके सारे सवाल ढेर हो जाएंगे दोस्तों। ध्यान रखें, यहाँ पर मकसद ये नहीं कि जलीय पौधे की परिभाषा अपन पढ़ रहे हैं, ये मकसद ये है कि जलीय पौधे कौन कौन से होते हैं। तो ऐसे पौधे जो जलीय आवासों में नदी, तालाब, झील, समुद्र आदि में पाए जाते हैं, जलीय पौधे कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो कमल, वेलिसनेरिया, सिंगाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी आदि, ये कौन से प्रकार है उसके आवास के आधार पर? पहला प्रकार है जलीय पौधे। जलीय में कौन सा है? कमल है, ध्यान रखिए उदाहरण दोस्तों, वेलिसनेरिया है, सिंगाड़ा है, हाइड्रिला है, जलकुंभी है, ये पौधे क्या कहलाते हैं? जलीय पौधे कहलाते हैं। और इन पादपों को अपन क्या कहते हैं? जलोद्भिद पादप भी कहते हैं। जलीय पौधे या जलोद्भिद पादप एक ही बात है दोस्तों। और ये जल में पाए जाने के कारण इसकी जड़ें क्या होती है? अलग विकसित होती है, यानी इसकी जो मूल होती है वो क्या होती है?
अल्प विकसित होती है, जलीय पादपों में जड़ें अल्प विकसित होती है और तने में उत्प्लावकता बनाए रखने के लिए वायु कोश पाए जाते हैं और इन्हें जल में तैरने में मदद करते हैं। उत्प्लावकता क्या कहलाता है दोस्तों? उत्प्लावकता किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा कहीं, जल के द्वारा ऊपर लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है? उत्प्लावकता बल कहलाता है। और उत्प्लावकता बनाए रखने के लिए जो जलीय पौधे हैं उनमें वायु कोश पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं वायु कोश? उसके तने में पाए जाते हैं, जिसके कारण वो पौधे पेड़ जल में आसानी के साथ तैर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब इनकी क्या क्या विशेषता होती है? इन पादपों की पत्तियां कटी फटी व रिबन के समान होती है, यानी जल में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी पत्तियां कटी फटी रहती है। जल में स्थिति के आधार पर इन पादपों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यानी जल में भी ये 3 प्रकार से रहते हैं। तो पहला आपको सतह पर रहने वाले जलीय पादप, यानी जो जल की सतह पर रहते हैं वो कौन से हैं? जलकुंभी। सिर्फ और सिर्फ जल की सतह पर पाए जाते हैं वो कौन से हैं? यानी तैरते हैं, सतह पर तैरने वाले जलीय पादप कौन से हो जाएंगे? जलकुंभी। और जल निगमन या जल में डूबे हुए जलीय पादप कौन से हैं? हाइड्रिला, यानी ये हमेशा जल में डूबा रहता है और ये हमेशा जल में तैरता, यानी ऊपर तैरता सतह पर। और उभयचारी, उभयचारी का मतलब है दोस्तों दोनों प्रकार की स्थिति में ये पौधा रहता है, यानी कभी सतह पर भी रहता है तो कभी जल में निगमन यानी डूब जाता है। दोनों प्रकार की कंडीशन उसमें लागू हो जाती है। वो कौन सा है? उभयचारी वेलिस सनेरिया पौधा, उसका उदाहरण कौन सा है? वेलिस सनेरिया पौधा। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार, स्थलीय पौधे। तो स्थलीय का मतलब जो स्थल पर पाए जाने वाले पौधे, यानी जमीन पर पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जमीन पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों को स्थलीय पौधे कहते हैं। भिन्न भिन्न आवासों में पाए जाने वाले स्थलीय पौधों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी जमीन पर पाए जाने वाले जो पौधे हैं उसको 3 प्रकार से अपन और विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहला है समोद्भिद। समोद्भिद का मतलब है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल उपस्थित होता है, यानी पौधों के लिए पर्याप्त जल उपस्थित होता है, वो स्थान क्या कहलाता है? समोद्भिद कहलाता है। और उस स्थिति में पाए जाने वाले पौधों को अपन क्या कहते हैं? समोद्भिद कहते हैं। नीम है, बांस है आदि। शीत आवास के पौधे, यानी जहाँ पर क्या होते हैं? बर्फ की मात्रा ज़्यादा होती है, तरल जल की मात्रा कम होती है, उस स्थिति में पाए जाने वाले पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? शीत आवास के पौधे। सोलेडोना और लाइकेन, ये किसके हैं? शीत आवासीय पौधे। और शुष्क आवास, यानी जल की जहाँ पर मात्रा बहुत ही कम होती है वो पौधे क्या कहलाते हैं? शुष्क आवासीय पौधे कहलाते हैं। जैसे खेजड़ी है, डंडा थेर है, नागपनी है आदि, ये है शुष्क आवास के पौधे। अब अपन यहाँ पर पौधों के प्रकार पढ़ लिए थे अब अपन पढ़ेंगे पौधों के विभिन्न भागों के कार्य। जिस प्रकार हमारे शरीर में अलग अलग अंग का अलग अलग कार्य है, उसी प्रकार पौधे में भी अलग अलग भाग के उसके अलग अलग कार्य होते हैं। तो अपन जानते हैं उसके सामान्य कार्य क्या होता है। तो सबसे पहला इसका भाग कौन सा आता है? तो सबसे पहला क्या भाग है यहाँ पर? जड़। कौन सा है? जड़। कौन सा है दोस्तों? पौधे के विभिन्न भाग के कार्य, यानी जो भागों के कार्य हैं, यानी उसके अंगों के क्या जो भी अंग पाए जाते हैं उसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं, उस कार्य के बारे में अपन जानने वाले। तो सबसे पहला है जड़। क्या है दोस्तों? जड़ यानी मूल। तो सबसे पहले क्या है? जड़। तो पौधा में मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण और जड़ों द्वारा होता है, यानी पौधों में जो मृदा में पाए जाने वाले जल और खनिज लवणों का अवशोषण कौन करता है दोस्तों? पौधों के लिए जड़ करती है। कौन करता है? जड़ करती है। और मृदा के कणों के मध्य स्थित जल को ये जड़ें अवशोषित कर इन्हें तने, शाखाओं और पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। यानी वहाँ से जो जमीन में पाए जाने वाला या मृदा में पाए जाने वाला जो जल है और खनिज लवण की मात्रा है उसको तने तक या शाखा तक या पत्ती तक पहुँचाने का जो कार्य करता है कौन करती है? जड़ करती है, यानी पौधे की जड़ करती है। आगे इसके कार्य जड़ें क्या दूसरा कार्य क्या करती है? महत्वपूर्ण कार्य क्या करती है? जड़ें हमेशा मृदा के कणों को जकड़े रखने का कार्य भी करती है, यानी उससे पकड़े रखने का कार्य भी करती है, जिससे कि क्या होता है कि मृदा अपरदन को रोकने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। यहाँ पर यानी जहाँ पर पेड़ पौधों की मात्रा यानी उसकी संख्या अधिक होगी वहाँ पर मृदा अपरदन नहीं होगा, यानी मिट्टी की ऊपरी जो परत है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना वो क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। यानी वायु के द्वारा मृदा अपरदन होता है या जल के द्वारा होता है। तो मृदा अपरदन को रोकने में पेड़ भी बहुत सहायक होते हैं दोस्तों। तो जड़ है मृदा के अपरदन को भी रोकती है।
और पौधों में मुख्य रूप से 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती है। कितने प्रकार की जड़ें पाई जाती है दोस्तों? 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की। यहाँ से रीट की बात नहीं, उस टाइम आरटेट 2012 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, मूसला मूल का उदाहरण है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मूसला मूल कौन सा है या अपस्थानिक मूल कौन सी है, प्राथमिक मूल कौन सी है, किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। तो ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन कई एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। अब मैं यहाँ पर यह नहीं बता रहा कि ये इस एग्जाम है, लेकिन ये क्वेश्चन 100% आए, जो बता रहा हूँ वो 100% क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और आगामी जो भी कंपटीशन एग्जाम होगा उसमें भी पूछने के 100% चांस है दोस्तों। तो ध्यान रखें और इस वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से पढ़े और अपने मोस्ट क्वेश्चनों को नोट्स करते जाइए। तो पहला है जड़ का प्रकार, यानी जड़ें 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार कौन सा है? मूसला मूल। कौन सी है? मूसला मूल। तो आरटेट 2012 में यही यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि मूसला मूल का उदाहरण है, वहाँ पर कुछ पेड़ पौधों के नाम दे रखे थे, उनमें से आपको एक ऑप्शन का आंसर देना था। वह जड़ें जिसमें एक मुख्य जड़ होती है और इसके पार्श्व में दूसरी जड़ें निकलती है, इसलिए मूसला मूल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आम है, नीम है। जैसे मान लो ये आपकी एक ये मेन जड़ हो गई, अब इसके अन्य पार्श्व यानी साइड से अन्य जड़ें निकलती है, तो ये इस प्रकार की जड़ें क्या कहलाती है? ये मूसला मूल कहलाते हैं। यानी इस प्रकार की जो जड़ पाई जाती है वे पौधे क्या कहलाते हैं? वो मूसला मूल के उदाहरण है। तो एक मुख्य जड़ होती है इसमें और इसके पार्श्व से अन्य जड़ें यहाँ से निकलती है, वो किसके उदाहरण होंगे? मूसला मूल के उदाहरण होंगे। तो दूसरा प्रकार है आपका रेशेदार मूल। कौन सा है? रेशेदार मूल। ये आपका रेशेदार मूल, इनमें कोई एक मुख्य जड़ नहीं पाई जाती, यानी जिस प्रकार मूसला मूल में एक मुख्य जड़ पाई जाती है उस प्रकार इसमें किसी भी प्रकार की मुख्य जड़ नहीं पाई जाती है। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है, यानी एक गुच्छ के रूप में पाई जाती है, गुच्छे के रूप में पाई जाती है। इन्हें रेशेदार मूल अथवा जकड़ा जड़ भी कहते हैं दोस्तों। जैसे मक्का है, गेहूँ है, प्याज है, गन्ना है आदि, यानी ये गुच्छे के रूप में पाई जाती है। जैसे यहाँ पर मान लो ये यहाँ पर पेड़ है, तो ये इस प्रकार से गुच्छे के रूप में पाई जाती है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की मुख्य जड़ें नहीं पाई जाती है, सिर्फ और गुच्छे के रूप में। आपने गेहूँ या बाजरे की जड़ देखी इस प्रकार की होती है, वो किसके उदाहरण है? रेशेदार मूल के उदाहरण है। और इस रेशेदार मूल को अपन क्या कहते हैं? दूसरा इसका नाम क्या है दोस्तों? अपस्थानिक मूल। क्या है? इसको क्या कहते हैं? ध्यान रखिए, इस रेशेदार मूल को भी अपन क्या कहते हैं? अपस्थानिक मूल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम अपस्थानिक मूल है। और उसका नाम क्या है दोस्तों? मूसला मूल को भी अपन क्या कहते हैं? उसको मूसला मूल को प्राथमिक मूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राथमिक मूल भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए, दोनों के दो दूसरे नाम भी है, मूसला मूल कहो या प्राथमिक मूल, रेशेदार मूल या अपस्थानिक मूल। तो ध्यान रखिए, मूसला मूल में मुख्य एक जड़ होती है, उसके पार्श्व से दूसरी जड़ें निकलती है, और रेशेदार में एक गुच्छ के रूप में पाई जाती है, किसी भी प्रकार की इसमें मुख्य जड़ नहीं पाई जाती है। उसके बाद में अपन चलते हैं तने के क्या क्या कार्य होते हैं, यानी जहाँ जिस पर पेड़ खड़ा होता है उस तने के क्या क्या कार्य होते हैं। जो मेन आधार स्तंभ होता है वो पेड़ का, उसके क्या क्या कार्य होंगे। तो यहाँ पर कौन सा भाग आया है? तीसरा, तना। तो तनों का मुख्य कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों का संवहन कर उसे पौधों के विभिन्न वायु भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। आपके तना क्या करता है? जो भी जड़ अवशोषित करती है, जल करती है, खनिज लवण करती है, उसको जड़ से लेके उसके वायु विभाग यानी वायु विभाग में पाए जाने वाले जैसे पेड़ की पत्तियां वहां तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ये तना करता है आपका। और दूसरा कार्य क्या करता है? पत्तियां व फूल व फल आदि का धारण करना भी कौन करता है? यानी जिसको धारण कौन करता है? तना करता है। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों का संचयन करना। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तने का पत्तियां यानी जो भोजन का निर्माण करती है उसका संचय कौन करता है? आपका तना करता है। कौन करता है? तना करता है। और हरे तनों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर भोजन पदार्थ बनाते हैं, यानी भोजन बनाते हैं। यानी तना ही, जिस अपन पौधों के प्रकार पढ़ चुके हैं, कुछ पौधों में तना हरा होता है तो उसका तना ही क्या करता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है जिसके कारण उसका रंग हरा होता है उसके तने का, और वो भी क्या करता है? तना ही खुद भोजन का निर्माण करता है। जिस पेड़ पौधे का उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो शतावरी। कौन सा है? शतावरी। उसके बाद मरुस्थलीय पौधे में जल संग्रहण कर उसे अनुकूलित करना, जैसे तो तना दूसरा तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या करता है? जल संग्रहण का कार्य भी करता है, जैसे धूर।
तो मरुस्थलीय पौधे क्या करते हैं, वहाँ पर जल की मात्रा बहुत कम होती है, जो तना क्या करता है, जल का संग्रहण करके रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी पूर्ति की जा सके और पौधा जीवित रह सकते हैं। जैसे मरुस्थल में तूर के पौधे कई दिनों तक, कई बारिश के बिना जीवित रह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो तना पाया जाता है वो क्या करता है, जल का संग्रहण करके रखता है, यानी स्टोर करके रखता है। कायिक जनन करना, यानी कुछ तने ऐसे होते हैं जो कायिक जनन करते हैं, यानी कुछ जैसे गुलाब है, चमेली का पेड़ है, उसमें क्या करते हैं, उसकी शाखा ही नए पेड़ का रूप ले लेती है, यानी उसकी जो टहनियाँ होती है वही दूसरे पेड़ का निर्माण कर सकती है। तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन का मतलब किसी पेड़ पौधे के बीज के अलावा उसके किसी भाग से अगर नए पेड़ का जन्म होता है तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। और कायिक जनन के लिए गुलाब है, ये चमेली का पेड़ है, ये क्या करते हैं, कायिक जनन करते हैं। सहारा प्रदान करने वाले पेड़, सहारा प्रदान करने वाले पेड़ कौन से हैं, जैसे पीलवान है, यानी जो इस पीलवान का जो है तना वो क्या करता है, उसे सहारा प्रदान करता है। उसके बाद में है आपका अदरक, आलू, अदरक, हल्दी आदि भूमि के तने के रूपांतरण है जो भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। अपन आलू है, अदरक है, हल्दी है आदि भूमि के तने के उदाहरण है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तना खाते हैं, अदरक का कौन सा भाग है, तना खाते हैं, हल्दी का भी कौन सा भाग खाते हैं, तना खाते हैं। तो ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो ये भूमिगत तने के रूपांतरण जो भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं, ये क्या करते हैं, भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं, जिसके कारण ये तना, ये आलू का प्रकार है यहाँ पर बनता है। उसके बाद में लास्ट अपन पढ़ रहे हैं पत्ती, यानी अगला भाग कौन सा है पौधे का, पत्ती, यानी पत्ती के क्या क्या कार्य हैं, पत्ती के क्या क्या कार्य है। पत्ती का भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है प्रीणवृंत कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है, प्रीणवृंत कहलाता है। यहाँ पर मैं छोटा सा चित्र यहाँ आपके लिए बना दूँ ताकि आप समझ, यानी ये पत्ती का जो ये भाग है ये क्या कहलाता है, प्रीणवृंत कहलाता है। और पत्ती का चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्णफलक, यानी ये पत्ती का अगर चपटा भाग क्या कहलाएगा, ये पर्णफलक कहलाता है। और पर्णफलक के मध्य उभरी हुई रेखा मध्य सिरा, इनसे कई उप सिराएं निकलती है, यानी ये एक मध्य सिरा है, यानी उसकी मुख्य सिरा है पत्ती की, और इससे कई उप सिराएं निकलती है। इसी प्रकार से ये क्या निकलती है, उप सिराएं निकलती है। यानी इस पूरे भाग को जो चपटा भाग है उसको पर्णफलक कहते हैं। जो ये भाग यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है उसे क्या कहते हैं, पर्णफलक, यानी चपटे भाग को पर्णफलक कहते हैं। जो यहाँ पर पत्ती यानी शाखा से जुड़ी हुआ जो डंडी रूप का ये क्या कहलाता है, उसका प्रेणवृंत कहलाता है। और इसमें यहाँ पर ये मुख्य सिरा आपको यहाँ पर दिख रही है, ये मुख्य सिरा, इनके अलावा जो अन्य क्या दिख रही है, उप सिराएं दिख रही है। अब पत्ती के मध्य में स्थित एक मुख्य सिरा मध्य सिरा कहते हैं, यानी पत्ती के जो मेन, पत्ती का जो मुख्य भाग है उसमें ऊपर थोड़े सा आपको नीचे कर देता हूँ ताकि आप साफ आपको सही ढंग से देखिए। पत्ती के मध्य में स्थित एक मुख्य सिरा को मध्य सिरा या मिड्रिब कहते हैं। इस मध्य सिरा से कई छोटी शाखाएं निकलकर एक जाल सा बनाती है। क्या बनाती है, जाल सा बनाती है। इस प्रकार के सिरा विन्यास जालिका व सिरा विन्यास कहलाता है। उदाहरण आम है, नीम है, पीपल है आदि। यानी इस प्रकार की जो पत्ती होती है दोस्तों, जैसे ऐसे ये मान लो ये पत्ती का जो पर्णफलक है ये है, यहाँ से यह मुख्य जो मध्य सिरा होगी, अब इससे अनेक प्रकार की ऐसे सिराएं निकलती है। इस प्रकार जो जालिका व सिराएं बनता है वो क्या कहलाता है, जालिका व सिरा विन्यास कहलाता है। अगला विन्यास, कुछ अन्य पौधों के पत्ते में सभी सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है। इस प्रकार का सिरा विन्यास समांतर सिरा विन्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर सिरा विन्यास कहलाता है। तो समांतर सिरा विन्यास में क्या होता है, जैसे मान लो आपकी ये पत्ती है दोस्तों, ये आपके पेड़ पौधे की कोई पत्ती है, तो ये मान लो मध्य सिरा, तो इसके जो अन्य सिराएं होती है वो भी इसके समांतर होती है, ऐसे तिरछी नहीं होकर इसके समांतर होती है ऐसे। तो ये पौधे क्या कहलाता है, समांतर विन्यास सिरा विन्यास कहलाता है। तो पत्ती के कार्य, पत्ती के क्या क्या कार्य, यानी पत्ती क्या क्या कार्य करती है। पेड़ पौधे का एक छोटी सी पत्ती है वो बहुत ही बड़े काम की, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। तो पत्ती क्या है, तो उसका हरे पौधों की पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और प्रण हरित की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यानी पत्ती भोजन का कार्य करती है, किस किस की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और प्रकाश और प्रण हरित यानी हरित लवक की उपस्थिति यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण करती है, भोजन का निर्माण करती है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, पेड़ पौधों में जो भोजन का निर्माण होता है कौन सी क्रिया का द्वारा होता है,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अपन एक समीकरण की सहायता से समझ सकते हैं। यह आपका समीकरण आपके सामने दिखा है। यह आपको कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति जरूरी है पौधों के भोजन के निर्माण के लिए, जल की जरूरी है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की आवश्यकता है और सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता है। ये अगर सब तत्व यहाँ पर उपस्थित है तो पौधा आसानी के साथ भोजन का निर्माण कर सकता है। और बदले में हमें भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, और पत्तियों किसका निर्माण करती है, इसकी उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, कार्बोहाइड्रेट का। और हमें दूसरे में क्या मिलता है, ऑक्सीजन, यानी सह उत्पाद के रूप में क्या हमें मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है। पौधे भोजन का संग्रहण मंड के रूप में करते हैं। तो ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पौधे भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं, मंड के रूप में करते हैं। और यह मंड पत्तियों, फलों और तनों में संग्रहित रहता है। यानी पत्तियों भी संग्रहित करती है, फल भी संग्रहित, फलों में भी संग्रहित हो जाता है और तने में भी संग्रहित हो जाता है। तो मंड का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, मंड या स्टार्च, मंड कहो या स्टार्च के रूप में कहो, एक ही बात है। सिर्फ स्टार्च को अपन क्या बोल देते हैं, मंड कहते हैं। तो पौधे भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं, मंड या स्टार्च के रूप में। पत्तियों के सतह पर कई रंध्र पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं पत्तियों की सतह के ऊपर। तो पत्तियां इन रंध्रों द्वारा श्वसन क्रिया करती है, यानी कार्बन गैसों का आदान प्रदान करती है। ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालती है। तो गैसों के आदान प्रदान रंध्रों के खुलने व बंद होने पर निर्भर करता है। यानी जो पत्तियां होती है वो उसके जो सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं, गैसों का आदान प्रदान उस पर निर्भर करता है। जब खुलेगी तो कब बंद होगी, उस पर डिपेंड करता है गैसों का आदान प्रदान। तो पत्तियों प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अलावा अन्य कई प्रकार के कार्य करती है। यानी पत्तियां हैं प्रकाश संश्लेषण भोजन का निर्माण करती है, श्वसन की क्रिया का भी की काम करती है। इसके अलावा पत्तियां वाष्पोत्सर्जन का कार्य भी करती है। यानी पौधे में जल की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, और जल की मात्रा को नियंत्रित भी पत्ती करती है, यानी जल वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। यानी अगर जल की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उसे कम कर देती है। यानी उस जल को नियंत्रित करने का काम भी कौन करती है, पत्ती भी करती है। और तापमान का नियमन भी कौन करती है, यानी ताप को नियंत्रण भी कौन करती है, पत्ती करती है, जल के आदान प्रदान के द्वारा, यानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ताप का नियमन भी पत्ती करती है। तो आपका दोस्तों ये आज का पार्ट कंप्लीट होता है, यहीं पर आज कंप्लीट। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे, तभी तक धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।